सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम एनिमल किंगडम अध्याय की शुरुआत करेंगे। अब एनिमल किंगडम की शुरुआत में एक संख्या दी गई है जिसमें बताया गया है कि अब तक 1 मिलियन से अधिक जानवरों की प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है। तो 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। इसका मतलब है कि अब तक हमने लगभग 1 मिलियन प्रजातियों की खोज और वर्णन कर लिया है, और ये सभी प्रजातियां केवल जानवरों की हैं। यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हम पौधों और जानवरों की कुल संख्या की बात करें तो यह संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। तो 1.7 से 1.8 मिलियन पौधों और जानवरों की प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है। लेकिन इनमें से अगर हम केवल जानवरों की संख्या की बात करें तो यह 1 मिलियन से अधिक है। अब किंगडम एनिमेलिया की विशेषताओं की बात करें तो इसके सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। हम यह भी याद रख सकते हैं कि इसके सभी सदस्य यूकैरियोटिक होते हैं। साथ ही ये सभी हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ये किंगडम एनिमेलिया की विशेषताएं हैं। अब चूंकि यहां बहुत सारे जानवर मौजूद हैं, 1 मिलियन से भी अधिक, इसलिए हमें वर्गीकरण की एक प्रणाली की आवश्यकता है। हमें वर्गीकरण की प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? ताकि हम सभी जानवरों की विशेषताओं का अध्ययन आसानी से कर सकें। अब सबसे पहले हम वर्गीकरण के आधार की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर वर्गीकरण के 7 आधार होते हैं। हम वर्गीकरण के सभी आधारों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आइए सबसे पहले इनके नाम सूचीबद्ध कर लेते हैं। तो इस वीडियो में जिस पहले आधार की हम बात करेंगे वह है संगठन का स्तर या ग्रेड। दूसरा जिसके बारे में हम यहां बात करेंगे वह है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और प्रजनन तंत्र का पैटर्न। इसके अलावा 5 अन्य पैटर्न भी हैं। अब अगर हम पहले आधार की बात करें, वह है संगठन का स्तर या ग्रेड। तो स्तर सेलुलर हो सकता है, यह ऊतक हो सकता है, यह अंग हो सकता है, यह अंग तंत्र हो सकता है। तो अगर केवल एकल कोशिकाएं मौजूद हैं और वे ऊतक नहीं बनाती हैं तो इसे संगठन का सेलुलर स्तर कहा जाता है। इस स्थिति में कोशिकाएं ढीले सेल समूहों के रूप में व्यवस्थित होंगी, लेकिन ऊतकों का निर्माण नहीं होगा। अब इसमें कोशिकाओं के बीच कुछ कार्य विभाजन या गतिविधियां हो सकती हैं। दूसरा है संगठन का ऊतक स्तर। अगर एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं तो हम कहते हैं कि ऊतक बनते हैं, और यह ऊतक स्तर का संगठन है। अब ऊतक स्तर के बाद अंग तंत्र बनेगा। अब अंग स्तर पर ऊतक समूहित होंगे और अंग बनेंगे, और अंग मिलकर अंग तंत्र स्तर का संगठन बनाएंगे। तो ये 4 स्तर हैं जो मौजूद होते हैं। अब हमें देखना है कि किस स्तर पर कौन सा संघ आता है। अब जिस पहले संघ की हम बात करते हैं वह है पोरिफेरा। तो पोरिफेरा में संगठन का कोशिकीय स्तर पाया जाता है। पोरिफेरा के बाद दूसरा संघ है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में यह ऊतक स्तर है। सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा में भी संगठन का ऊतक स्तर होता है। इसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में संगठन का अंग स्तर होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मामले में कुछ अंग तंत्र भी मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी यह संगठन का अंग स्तर ही रहेगा। अब सही मायनों में अंग तंत्र स्तर यह एस्केलेमिन्थस से शुरू होता है, और एक बार जब यह एस्केलेमिन्थस से शुरू हो जाता है तो यह काउडेटा तक जारी रहता है। तो एस्केलेमिन्थस के बाद यह एनिलिडा होगा, फिर आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकाउडेटा और अंत में काउडेटा। तो इन सभी फाइलम्स में संगठन का अंग तंत्र स्तर होता है। संगठन के स्तर या श्रेणी के बाद हम वर्गीकरण के दूसरे आधार पर बढ़ते हैं। तो वर्गीकरण का दूसरा आधार है पाचन, परिसंचरण और प्रजनन तंत्र का स्वरूप। इसमें हम पाचन तंत्र के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। यहां परिसंचरण तंत्र और प्रजनन तंत्र के स्वरूप नहीं देखे जाते हैं।
क्योंकि हर फाइलम में हम देखते हैं कि प्रजनन तंत्र के लक्षण बदलते रहते हैं और इसी कारण प्रजनन तंत्र का अध्ययन तब किया जाता है जब हम व्यक्तिगत फाइलम का अध्ययन करते हैं। तो पाचन तंत्र के स्वरूप से शुरू करते हैं। तो शुरू में ऐसे फाइलम हो सकते हैं जिनमें कोई पाचन तंत्र मौजूद नहीं होता है। फिर पाचन तंत्र दो प्रकार का हो सकता है, एक अधूरा होता है और दूसरा पूरा होता है। अधूरे और पूरे पाचन तंत्र के बीच अंतर यह है कि अधूरे पाचन तंत्र के मामले में केवल एक ही छिद्र होता है और यह छिद्र दोनों मुंह और गुदा के रूप में कार्य करता है। लेकिन पूरे पाचन तंत्र के मामले में दो अलग अलग छिद्र होते हैं। एक छिद्र मुंह के रूप में कार्य करता है और दूसरा छिद्र गुदा के रूप में कार्य करता है। अब अगर हम फिल्म्स की बात करें तो पोरीफेरा एकमात्र ऐसा फिल्म है जिसमें पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। इसके बाद सीलेंट्रेटा आता है। सीलेंट्रेटा में अधूरा पाचन तंत्र शुरू होता है। अब सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स आते हैं। इनमें अधूरा पाचन तंत्र होता है। पूरा पाचन तंत्र एस्केलमिन्थस से शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि एस्केलमिन्थस पहला फिल्म है जिसमें पूरा पाचन तंत्र पाया जाता है। अब यह विशेष गुण एस्केलमिन्थस से लेकर अंतिम फिल्म कॉर्डेटा तक बना रहता है। तो यह पाचन तंत्र के पैटर्न है। पाचन तंत्र के बाद हम परिसंचरण तंत्र के पैटर्न पर आते हैं। अब कुछ फिल्म्स में परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा। फिर परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार होंगे, खुला और बंद। अब खुले परिसंचरण तंत्र के मामले में कोशिकाएं और ऊतक सीधे रक्त में स्नान करते हैं। तो खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाएं अच्छी तरह से विकसित नहीं होती हैं, लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र के मामले में रक्त वाहिकाएं अच्छी तरह से विकसित होती हैं और रक्त विभिन्न व्यास की कई वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होगा। तो विभिन्न व्यास की वाहिकाएं हो सकती हैं जैसे कि धमनियाओं, छोटी धमनियाओं, आर्टेरियोल्स, शिराइयों या केशिकाएं। अब उस संघ फाइलम की बात करते हैं जिसमें यह परिसंचरण तंत्र शुरू हुआ था। तो परिसंचरण तंत्र विकास में काफी देर से शुरू हुआ, इसलिए पोरीफेरा से लेकर एस्केलमिन्थस तक कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो पहला संघ जिसमें परिसंचरण तंत्र आया वह एनिलिडा था। तो हम कह सकते हैं कि एनिलिडा पहला संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र आया और एनिलिडा के मामले में जो परिसंचरण तंत्र आया वह बंद था। अब एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा आते हैं। तो एनिलिडा के बाद इन चार संघों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है और अंतिम संघ जो कि कॉर्डेटा है उसमें फिर से बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसका मतलब है कि केवल दो संघ ऐसे होंगे जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, एक होगा एनिलिडा और दूसरा होगा कॉर्डेटा। यहां एक अपवाद है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो एनिलिडा में यह बंद परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन एनिलिडा में जोंक पाई जाती हैं और जोंक एक अपवाद है क्योंकि जोंक में खुला परिसंचरण तंत्र होता है।